तो हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो कि कॉमर्स का पार्ट है। पेपर 2 जो आपका कॉमर्स आता है उसके अंदर है, आपकी यूनिट नंबर 3 है। उसमें हम लोग आज बिजनेस इकोनॉमिक्स का बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स कवर करने वाले हैं। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अब देखिए बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में जो हमको सबसे पहले पढ़ना है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है। तो मीनिंग में आता है नेशन और कंपनी और फर्म और पर्सन कैन यूज इट्स स्केयर रिसोर्स टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। कैसे एक देश, कैसे एक कंपनी अपने स्केर्ड रिसोर्सेज का यूज़ इस तरह से करे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम वेल्थ क्रिएशन भी बोल सकते हैं। जिस चीज़ से भी उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो भी उसका गोल है उसके अकॉर्डिंगली उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसे क्या बोलते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। आगे देखिए, इकोनॉमिक्स जो होती है दो टाइप की होती है, 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। एक होती है माइक्रो, एक होती है मैक्रो। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं 2 टाइप की। क्या होता है माइक्रो एंड मैक्रो, बताता हूँ। अब देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। किसी पर्टिकुलर चीज़ की इंडिविजुअल स्टडी की जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर की जैसे स्टडी की जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, अपन उसको काउंट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, कस्टमर उसको ले ही नहीं रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा टाटा की नैनो बनी थी। टाटा ने एक प्रोडक्ट बनाया था, आपको ध्यान होगा, टाटा की नैनो कार। और रतन टाटा जी ने इसको क्या बोल के बनाया था कि ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। ये कैसा प्रोडक्ट है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। ये सेगमेंट में कार उतारी थी। कार की जो प्राइस थी वो थी 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए के अंदर कार निकाली गई थी और इसका प्राइस जो इस अकॉर्डिंगली रखा गया था कि ये वैल्यू फॉर मनी सेगमेंट के अंदर आए। लेकिन लोगों ने इसको क्या देखा, लोगों ने इसको चीप सेगमेंट के अंदर काउंट किया। क्योंकि आप समझिए, कार जो है एक लग्जरी गुड्स है। कार हर किसी के घर के बाहर नहीं है। कार को आज भी एक लग्जरी गुड्स माना जाता है। अगर कोई गाड़ी 1 लाख रुपए या उससे कम है तो उसको लोग किस तरह से देखेंगे कि ये तो खटारा है, ये तो टैक्सी है, लोग उसको टैक्सी बोलने लग गए। तो लोगों ने उसका परचेज ही कम कर दिया। और इन्होंने 1 लाख रुपए का प्राइस जो है उस पर डिलीवर करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन उसका भी स्टील का जब रेट बढ़ा और इनका जो प्लांट बंद हुआ था उसके बाद उसका प्राइस भी 1.5 लाख रुपए चला गया और टाइमली डिलीवरी भी नहीं हो पाई। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा बिगेस्ट फेलियर था। तो कंज्यूमर बिहेवियर को इनको यहाँ पे समझना चाहिए था। कार को ये इनको मिनिमम 4-5 लाख रुपए पे लॉन्च करते तो ये कार चलती, अदरवाइज नहीं चलती। तो कंज्यूमर बिहेवियर को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये किसके अंदर आता है अपना, ये आता है अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अगला पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ नेशन एज अ होल। पूरे नेशन की जब स्टडी करते हैं, माइक्रो में तो क्या कर रहे थे, इंडिविजुअल स्टडी कर रहे थे। अब हम पूरे नेशन की पढ़ाई करेंगे, पूरे कंट्री की पढ़ाई करेंगे, तो उसे क्या बोला जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। एग्जाम्पल, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना है अपना, बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना है। जैसे आपको पता होगा, अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है बहुत सारे सालों से नेगेटिवली जाता है। क्यों बीओपी नेगेटिव जाता है, क्योंकि हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है। ऑयल हम अपना प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ ऑयल हम लोग बाहर से मंगाते हैं। उस वजह से हमारा जो मनी फ्लो है अपना जो कंट्री का, यानी अपनी कंट्री की एक तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है बैलेंस शीट। अपनी कंट्री की बैलेंस शीट जो है वो क्या आती है, नेगेटिव में जाती है। चलिए आगे बात करते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। pragmatic in approach. Pragmatic in approach, it means it can practically apply in the real world. pragmatic in approach, अपने यहाँ पर नेचर पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स क्या नेचर क्या है, तो नेचर में मैंने 2 चीज़ें लिखी है, pragmatic in approach और नॉर्मेटिव इन नेचर। 2 चीज़ें लिखी है। pragmatic क्या होता है, नॉर्मेटिव क्या होती है, 2 इंपॉर्टेंट बातें जो कि एग्जाम में भी पूछी गई थी। pragmatic मतलब इट मीन्स इट कैन प्रैक्टिकली अप्लाई इन द रियल वर्ल्ड। कोई ऐसी चीज़ जो कि प्रैक्टिकली अप्लाई की जा सकती हो रियल वर्ल्ड में, उसे बोलते हैं प्रैग्मेटिक इन नेचर, प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। नॉर्मेटिव क्या होती है, इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर, इट मीन्स इट एनालाइज द कॉज एंड इफेक्ट, सीम्स लाइक साइंस, जो कि क्या हो, साइंस हो, बट साइंस डज नॉट टेल अस व्हाट इट शुड ऑट टू बी। सो नॉर्मेटिव मीन्स प्रिस्क्राइबिंग एंड सजेस्टिंग व्हाट शुड बी अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन।
अब देखो यहाँ पे दोनों में अंतर क्या निकला, प्रैग्मेटिक बोलता है वो चीज़ करो जो कि की जा सकती हो, प्रैक्टिकल हो, ठीक है। लेकिन ये प्रैग्मेटिक ये नहीं बोलता कि क्या करना है। नॉर्मेटिव यहाँ पे ये भी बताता है कि आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह पे ये करो, और इसको अप्लाई कैसे करना है उसके तरीके भी कौन देती है, इकोनॉमिक्स देती है। तो ये नॉर्मेटिव इन नेचर भी काउंट की जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म। बिजनेस फर्म के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो ऑब्जेक्टिव जो है हर फर्म के अलग अलग होते हैं, लेकिन जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो 5-6 ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनकी बात करेंगे। तो जैसे कि पहला ऑब्जेक्टिव आपका है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हर फर्म का रहता है कि पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से फर्म बोलना क्या चाह रही है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से बोलना चाह रही है कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो एज पर इकोनॉमिक्स, कि आपकी जितनी कॉस्ट लगी कम से कम उतना प्रॉफिट तो उतना रेवेन्यू तो आपका होना चाहिए, ताकि आप लॉस में नहीं जाओ। चाहे उससे ऊपर नहीं जाओ पर कम से कम इतना तो होना चाहिए। इसके ऊपर थोड़ा बहुत बढ़ते हो तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कैटेगरी में आता है। फोकस इज यूजुअली ऑन शॉर्ट टर्म गेन। ये शॉर्ट टर्म गेन की बात करता है, हर साल की बात करता है, ये लंबे गेम की बात नहीं करता। लंबे गेम की बात कौन करता है? वो करता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब है लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू होनी चाहिए। कंसीडर लॉन्ग टर्म वैल्यू स्टॉक प्राइस डिविडेंड रिस्क टेक्स इनटू अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसका मतलब लॉन्ग टर्म में सोची जाने वाली चीज़ें हैं ये। लॉन्ग टर्म में फर्म चाहे करंटली लॉस में हो, लेकिन आगे चल के ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में होने वाली है। इसके एक एक प्राइस, एक एक शेयर के प्राइस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, ये होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जो कि एक्चुअल में प्रॉफिट है। एक्चुअल में ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है, ये लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है। यहाँ पर वैल्यू मनी का जो कैसे लिया जाता है, करंट वैल्यू लिया जाता है। 2010 में जो वैल्यू था उसको 2025 में सेम नहीं माना जाएगा। वैल्यू ऑफ मनी इन्फ्लेशन रेट लगाते हुए कितनी बढ़ती गई उसके अकॉर्डिंगली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैलकुलेट होता है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं अपन। ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन ये होता है एक्सपेंशन ऑफ फर्म। फर्म का जब कंपनी एक्सपेंशन करना चाहती है और बढ़ाना चाहती है और ब्रांचेस खोलना चाहती है और फ्रेंचाइजीज खोलना चाहती है, हर जगह तक फैलना चाहती है, उसे बोलते हैं ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन। फिर होता है मार्केट शेयर। वो चाहती है कि मैं पूरे मार्केट में डोमिनेट करूं, जैसे कि टूथपेस्ट इंडस्ट्री के अंदर कोलगेट जो है बहुत लंबे समय से डोमिनेट करता है, अभी भी वही डोमिनेट कर रहा है। आगे आते हैं सोशल कंसर्न्स। बहुत सारे सोशल कंसर्न्स होते हैं, जैसे कि सस्टेनेबिलिटी एंड एथिक्स। मॉडर्न फर्म कंसिडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल कंसर्न मतलब अब बात आती है कि हमने ग्रोथ कर ली, वेल्थ बना ली, प्रॉफिट बना लिया, सब बना लिया हमने, अब हम सोसाइटी के लिए कुछ करें, तो वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करती है। फर्म अपनी जो अर्निंग होती है, फर्म जो अपनी अर्निंग होती है उसका कुछ हिस्सा, यानी 2% तो गवर्नमेंट का रूल है इंडिया के अंदर, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से कुछ हिस्सा जो अपने प्रॉफिट का है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो कहाँ देती है? सोसाइटी के लिए देती है, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए देती है। वो क्या होता है? अपना सोशल कंसर्न। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। फोकस ऑन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस होती है सोशल वेलफेयर के लिए। ये सब चीज़ें यहाँ पे कंसिडर की जाती है। आगे देखिए कॉर्पोरेट सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आपने सुना होगा लिज्जत पापड़। लिज्जत पापड़ में क्या किया था? लिज्जत पापड़ में लोगों ने, कुछ औरतें मिली, 3 औरतें मिली, इन्होंने पापड़ बनाना चालू किए। ठीक है, एक औरत इसमें से जा कर के बेच के आ जाती थी पापड़ को। ऐसे करते करते 3 से 6 हो गई, 6 से 8 हो गई, 8 से 9 हो गई, बढ़ते 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 एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ गई, जिसे बोलते हैं लिज्जत पापड़। ठीक है, ये बन गई, और ये आज 2-3 हज़ार करोड़ की कंपनी है, जिसमें केवल औरतें काम करती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जिसके अंदर मशीनों से अब पापड़ बनाए जाते हैं। अब मशीनें इन्होंने खरीदी है, पापड़ बनाए जाते हैं। उससे जो प्रॉफिट होता है उससे उन औरतों के घर अच्छे से चल पाते हैं। मेंबर्स का वेलफेयर करने का काम ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ करती है। ये अपना था बिजनेस इकोनॉमिक्स का पूरा बेसिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स खत्म हो गया। अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ थ्योरी ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड।
थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे अगले वीडियो में। उसके बाद फिर अपन आगे की चीज़ें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वगैरह 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 कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ पर कॉल करके मुझे आप कोर्स के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं आपको ऐप का लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप ऐप को जा करके डाउनलोड करके आप अपना कोर्स एक्सेस कर सकते हैं।